तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया है, बेसिकली आप क्वेश्चन नंबर 11, द लीगल टर्म्स एसोसिएट विद commencement of the proceeding, the presentation thereof to the court is as follow। ओके, जो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली सेक्शन से आया है। अगर आप सेक्शन 3 देखोगे या सेक्शन 4 देखोगे, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों भी हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपरली रीड करना है। ओके, अगर हम लोग सेक्शन 3 प्रॉपरली रीड करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि उसके ऑप्शन पहले देखने पड़ेंगे हमको। कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद में हमको पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सूट आर इंस्टीट्यूटेड। से ऑप्शन नंबर बी, अपील आर प्रेफर्ड। सी, एप्लीकेशन आर मेड। एंड डी, ऑल ऑफ द एबोव। तो हमको ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। द लीगल टर्म्स associated with commencement of the proceedings, grade the presentation thereof to the court as court is as follows। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में सूट आर इंस्टीट्यूटेड, अपील आर प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन आर मेड, ये तीनों भी चीजें क्वेश्चन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 3 में दिए। अब सेक्शन नंबर 3 का हेडिंग ही पढ़ना, ठीक है। उसमें दिया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन नंबर 4 to 24 inclusive, every suit instituted, appeal preferred and application made, okay, after the prescribed period shall be dismissed। इसका मतलब क्या है? सेक्शन नंबर 3 में ऐसे स्पेसिफिकली दिया है कि कोई पर्सन है, अगर तीनों भी है, सूट है, अपील है, एप्लीकेशन है, प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद में अगर फाइल करते हैं तो क्या होगा? तो पीरियड पास होने के बाद में या पीरियड एक्सपायर होने के बाद में आप कोई भी लेके, कुछ भी थिंग्स, अपील, एप्लीकेशन, ओके, एंड सूट लेके जाओ, आपका क्लेम वहां पे डिसमिस्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे सेक्शन 3 में दिया है। ओके, तो सेक्शन 3 ये वैसे हमारा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3। उसके साथ में हमको सेक्शन 4 भी पढ़ना है। सेक्शन 4 में क्या बोला है कि भाई सेक्शन 4 सूट की लिमिटेशन के रिगार्डिंग है। भाई जिस दिन हमारा सूट का लिमिटेशन रहेगा, उस दिन अगर कोर्ट को छुट्टी है या उस दिन अगर कोर्ट बंद है तो क्या होगा? उस दिन अगर कोर्ट बंद है तो नेक्स्ट वर्किंग डेज है, नेक्स्ट वर्किंग डेज को हम लोग हमारा सूट है वो फाइल कर सकते हैं, जो सेक्शन 4 में दिया। इसके लिए मैंने बोला था कि ये दोनों भी सेक्शंस किसके रिगार्डिंग है? लिमिटेशंस के रिगार्डिंग है। अब दोनों भी सेक्शंस को अच्छे से पढ़ना। सेक्शन नंबर 3 में बार लिमिटेशन दिया है, लेकिन सेक्शन नंबर 4 में ये दिया है कि भाई एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज। भाई जिस दिन आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन का लास्ट दिन है, उसी दिन अगर कोर्ट बंद है, ओके, तो क्या हो सकता है कि जब भी आपका कोर्ट रीओपन होगा नेक्स्ट वर्किंग डेज पे, वहां पे आप अपना सूट, अपील एंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ये हमारे सेक्शन 4 में दिया है। गॉट इट? ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद में सेक्शन 12 है, इंस्टीट्यूटेड ऑफ अ सूट फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 इज। उसके जो पूरे पॉइंट्स, पूरे एमसीक्यूज है, वो अच्छे से पढ़ना। ओके, ये एमसीक्यूज फर्स्ट है, इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। बी, इन द केस ऑफ द pauper when his application for leave to sue as a pauper is made। C, in case of claim against company which is being wound up by the court when the claimant first send his claims to the official liquidator। and option number D, all of the above। ओके, ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब सेक्शन 2 सबसेक्शन, सॉरी सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, ओके, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 2 है, ओके, सबसेक्शन 2 के ए बी सी वो है, वो आप अच्छे से देखना। सेक्शन ए में दिया है स्वीट इंस्टीट्यूशन, ओके, बी में दिया है पाउपर के रिगार्डिंग,
एंड सी है, सी में दिया है कंपनी के रिगार्डिंग। तो आप क्या करना, ये प्रॉपर तीनों भी है, तीनों के तीनों भी आप थोड़े से एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, थोड़े से ये जब भी आप देखोगे तो ये उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। जब भी आप स्टडी करोगे तो आपको क्या करेगा, वहां पे पता चलेगा कि उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है करके। ओके, ये उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, सूट फॉर सूट इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट का ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये सभी थिंग्स है उसके ऊपर में कवर होते हैं। ओके, उसके बाद में 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी क्लेम बाय वे ऑफ set off or counter claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted. ओके, सेम यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने दिया है कि बार्ड लिमिटेशंस है, बार्ड लिमिटेशंस के रिगार्डिंग ये सूट है। जब भी आप देखोगे बार्ड लिमिटेशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ए एंड बी, ओके, जहां पे ए एंड बी में सेम दिया है सेट असाइड के रिगार्डिंग। ओके, सॉरी सेट ऑफ के रिगार्डिंग। ओके, तो हमारा सेट ऑफ का मतलब क्या है, हमारा सूट है वो कब रद्द होगा। ओके, काउंटर क्लेम, हम काउंटर क्लेम मतलब जो हम लोग कब उसको काउंटर कर सकते हैं उसके क्लेम को, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे सेक्शन सप्लॉज बी में ही दिया है। तो आप क्या करना, सप्लॉज बी है वो थोड़े से अच्छे से प्रॉपर में पढ़ो आप। सप्लॉज बी में सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है, ये दोनों भी मेंशन किए। तो ए भी पढ़ना और बी भी, दोनों भी अच्छे से आप इंटरप्रिटेशन लगा के और ध्यान से पढ़ना। ओके, तो यहाँ पे उसका जो ऑप्शन रहेगा वो बोथ रहेगा, ए एंड बी बोथ आर रिलेवेंट, दोनों भी क्या रहेंगे वहां पे, रिलेवेंट रहेंगे। ओके, गॉट इट। सेक्शन नंबर 3 सप्लोज 2 ये अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द पर्पज ऑफ सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर और एप्लीकेशन इज मेड इन द काउंटर ऑफ कोड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन देयर ऑफ। ओके, ये किसके रिगार्डिंग है, पीरियड ऑफ लिमिटेशंस के रिगार्डिंग है। ओके, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब भी जहां पे आता है तो एक बार आप क्या करना, स्केड्यूल देख लेना। ओके, जो स्केड्यूल है हमारा जो एक्ट है, एक्ट के लास्ट में जो स्केड्यूल दिया है, एक बार वो स्केड्यूल हमेशा देख के ही जाना, बिकॉज स्केड्यूल के ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, या संभावना है बहुत ज्यादा है स्केड्यूल के ऊपर में क्वेश्चन आने की। ओके, तो वहां पे स्केड्यूल है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वो एक बार स्केड्यूल देख लेना कि कौन से पार्ट में स्केड्यूल डिवाइडेड है। ओके, कौन से डिवीजन है स्केड्यूल में, ये भी थोड़े से आप देख लेना। या स्केड्यूल में हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं, कोई भी पर्सन, कोई जो पर्सन है स्केड्यूल में दिए वाले थिंग्स को इंट्रीज बोलते हैं, कोई पर्सन उसको आर्टिकल्स बोलते हैं। तो लेकिन बेसिकली ये आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल उसको क्यों कहते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई नंबर भी बोलते हैं उसको, लेकिन ये आर्टिकल्स है, तो क्यों बोलते हैं ये मुझे पता नहीं। आप ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन रिगार्डिंग शेड्यूल देख लेना। इसका जो सही आंसर है वो बी है, शैल बी डिसमिस। हम लोग पूरे ऑप्शन देख लेते हैं, मे बी डिसमिस, जहां पे भी मे रहेगा वो ऑप्शन कभी भी नहीं रहेगा। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम पे मे वाला ऑप्शन नहीं रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम पे मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में अगर शैल डिसमिस, सी इज गिवन डिस्क्रेशन टू द जज एंड डी नन ऑफ द अबो। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन में डिस्क्रेशन जज के पास में नहीं रहते हैं। ओके, स्पेसिफिकली स्केड्यूल में मेंशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन है, dismissal of suit appeal and applications instituted after expiry of the prescribed period is। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 पे आ गया, बार लिमिटेशन। ओके, 2 ऑप्शन है, फटाफट देख लेते हैं। ओनली व्हेन लिमिटेशन इज सेट अप as a defense, and option number B, although limitation has not been set up as a defense। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वहां पे
क्लियर कट है। तो भी अगर आपका बार लिमिट सूट या लिमिटेशन बार हो जाता है तो आपको यहाँ पे लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेटअप डिफेंस, यहाँ पे बार होने के बाद में लिमिटेशन पीरियड बार होने के बाद में आपको यहाँ पे डिफेंस भी क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है, डिफेंस भी आपका यहाँ पे कर्टेल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज अ केस इन केस ऑफ सेक्शन 3 व्हाइल डीलिंग विद द सूट अपील एंड एप्लीकेशन देयर इज। ओके, तो सेक्शन नंबर 3 हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। सेक्शन नंबर 3 अब तक तो आपको मेमोराइज भी होना चाहिए था, फिर भी मैं बोल रहा हूँ उसके ऑप्शन। राइट conferred on the court of dismiss such proceedings even though limitation has not been set up as a defense. B, there is duty cast on the court to dismiss a such application even though a limitation has not been set up as a defense. C, either A or B, and D, none of the above. अगर आप सेक्शन 3 प्रॉपरली पढ़ते हो तो यहाँ से आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना होगा, because duty cast on the court to dismiss such application even though limitation has not been set up as a defense. तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, आपका ऑप्शन बी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। whenever as the prescribed period for any suit appeal and applications expiry on a day when the court is closed, then the relevant provision as stated in section 4 which involve following namely elements। ओके, जो हम लोगों ने सेक्शन 4 है या अच्छे से पढ़ा है सेक्शन 4। ओके, क्या सेक्शन 4 अच्छे से पढ़ा है, सेक्शन 4 क्या है उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसके सेक्शन 4 क्या कहता है कि भाई जिस दिन आपका लास्ट लिमिटेशन का डे है उस दिन ही कोर्ट अगर बंद रहता है या कोर्ट को हॉलीडे रहता है तो आप क्या कर सकते हो, वो सूट है, वो अपील एप्लीकेशन है, नेक्स्ट वर्किंग डेज पे फाइल कर सकते हैं। ये इसके रिगार्डिंग हमारा सेक्शन 4 है। ओके, तो हम लोग अभी ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है द सूट अपील एंड एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड on the date when the court reopen. B, the court is deemed to be closed and any day within the meaning of section 4 if during any part of its normal working hours it remains closed on the day. C, it remains closed for the whole day, then only it is deemed to be closed. Option number D, A and B above. The option number E, A and C above और F, उसके बहुत सारे ऑप्शन दिए। यहाँ पे सही अगर मुझे ऑप्शन कोई लगा है तो A एंड B दोनों ही ऑप्शन सही है, उसका मतलब उसका ऑप्शन D आएगा, A एंड B अबो। तो आप क्या करना, सेक्शन नंबर 4 को अच्छे से प्रॉपर पढ़ लेना, उस सेक्शन में से ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आया है और आप उसका एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 4 का एक्सप्लेनेशन वो भी अच्छे से रीड करते हुए जाना है आपको। उसके बाद में आ जाता है सेक्शन 18। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से फास्ट जाएंगे क्योंकि हमको पूरे क्वेश्चन से वो कवर करना है। सेक्शन नंबर 18 आएगा फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 प्रोवाइड्स फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ। ओके, सेक्शन नंबर 5। ओके, सूट बी, ऑप्शन बी अपील, सी एप्लीकेशन, टी ए एंड बी अबो, E, A, B and C above and F all of the above। तो सेक्शन नंबर 5 में क्या दिया है, एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन केस इन सर्टेन केस। सेक्शन नंबर 5 में अगर आप देखते हो प्रॉपरली एनी अपील और एनी एप्लीकेशंस, यहाँ पे अपील और एप्लीकेशंस दिया है। ओके, अगर आप सेक्शन नंबर 5 पढ़ते हो तो उसके स्टार्टिंग वर्डिंग दी है, जैसे सेक्शन का टाइटल खत्म होता है उसके बाद में एनी अपील और एनी एप्लीकेशन दिया, तो वो दोनों भी क्या है हमारे ऑप्शन में है, तो हमको पूरा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसका ऑप्शन रहेगा ई, ए एंड बी अबो। ए में सॉरी बी एंड सी अबो, बी में दिया है अपील एंड सी में दिया है एप्लीकेशन। सेक्शन 5 इस सूट के बारे में नहीं बोलता है। ओके,
ये सेक्शन नंबर 5 है हमारा कंडोनेशन डिले के रिगार्डिंग भी बात करता है पूरा। अगर सेक्शन नंबर 5 अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 5 में क्या दिया है, कोई भी अपील एंड एप्लीकेशन है, ओके, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद अगर आप फाइल करना चाहते हो और आपके पास में वैलिड रीजन है, ओके, तो कोर्ट इसको कंडोनेशन ऑफ डिले कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन सूट नहीं आता है इसमें, तो आप ये याद रखना सेक्शन 5 ये किसके रिगार्डिंग है, सेक्शन 5 ये कंडोनेशन ऑफ डिले के रिगार्डिंग है। आप अपने दिमाग अपने मस्तिष्क में ये बात फिट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 5 एज अ एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड दैट इज द कंडोनेशन ऑफ डिले इज। देखो मैंने बोला था ना नेक्स्ट क्वेश्चन कंडोनेशन ऑफ डिले के रिगार्डिंग ही रहेगा, तो उसके ऑप्शंस है एज अ राइट्स, बी एज अ डिस्क्रेशन कन्फर्ड ऑन द कोर्ट, सी इट इज स्टैट्यूटरी राइट्स। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इन केस ऑफ द वैलिड रीजन, अगर वैलिड रीजन आपने दिया है तो कोर्ट में पास कंडोनेशन ऑफ डिले जो सेक्शन 5 में क्लियरली मेंशन किया। आप थोड़ा सा भूलना मत सेक्शन 5 को, सेक्शन 5 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, जहां पे असर्टेनिंग एंड कंपाउंडिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या कमेंट्स है कमेंट्स में एप्लीकेबिलिटी है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कंडोनेशन ऑफ डिले में बोनाफाइड इंटेंशन है या बोनाफाइड मिस्टेक्स है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा सोच के जाओगे इस क्वेश्चन नंबर 5 को। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 6 of the act provides for the legal disability of a person to institute a suit or make an application for execute of a decree when such a person suffered for disability of a following nature। कोई भी पर्सन की डिसेबिलिटीज है वो किसके रिगार्डिंग होती है, उसके रिगार्डिंग हमारा सेक्शन 6 है। तो सेक्शन 6 के पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखने के बाद में सेक्शन 6 के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन है माइनर, बी इंसेस, सी इडियट, डी फिजिकल हैंडीकैप, ई ए एंड बी अबो, एफ ए बी सी अबो एंड जी ऑल ऑफ द अबो। देखो ये सेक्शन 6 में जो डिसेबिलिटीज दी है वो कौन सी डिसेबिलिटीज है, वो लीगल डिसेबिलिटीज है, लीगल डिसेबिलिटीज। ओके, और लीगल डिसेबिलिटी में फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो नहीं आता है। ओके, ये बात आप याद रखना। ओके, सेक्शन नंबर 6 लीगल डिसेबिलिटीज में क्या नहीं आता है, सेक्शन 6 में फिजिकली डिसेबल्ड या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उसके बारे में सेक्शन 6 नहीं है। तो सेक्शन 6 माइनर, इंसेंस और इडियट के रिगार्डिंग है। ओके, तो आप सेक्शन 6 को अच्छे से प्रिपेयर करना, लीगल डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग है सेक्शन 6। ओके, तो सेक्शन 6 कोई पर्सन लीगल डिसेबल है, ओके, तो लीगल डिसेबिलिटी ठीक होने के बाद जो हमारा लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है जो सेक्शन 6 में दिया है। भाई एक पर्सन कैसे लीगल डिसेबल्ड मतलब एक पर्सन माइनर है, वो की पर्सन है किसी भी सूट का, वो 17 इयर्स का है, तो जब तक वो 18 का होगा नहीं तब तक क्या रहेगा उसका जो सूट है, जो लिमिटेशन पीरियड है वो थम जाएगा। जैसे वो 18 पीरियड्स का हो जाएगा उसके बाद में लिमिटेशन पीरियड वो स्टार्ट होगा। या कोई इंसेंस पर्सन, कोई इडियट पर्सन है, सेम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लुनेसी, ओके, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लुनेटिकनेस, तो उसका जो पीरियड है वो क्या, वो फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे ही उसको मेडिकली क्योर हो गया उसके बाद में उसका लिमिटेशन पीरियड है वो स्टार्ट होता है जो हमारे सेक्शन 6 में दिए। तो सेक्शन 6 के सबसेक्शन ए 1 2 3 4 ओके 5, ये पांचों की पांचों सबसेक्शन है ना, आप अच्छे से पढ़ना। ओके, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें दी है। सेक्शन 5 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव की भी बारे में बात की है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है उसके रिगार्डिंग भी आप थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी सेक्शन 6 के ऊपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर इफ अ पर्सन entitled to instituted such proceeding in
suffering from two disabilities or where before his disability has ceased he is affected by another disability then. ओके, थोड़ा सा घुमा के आया वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पक्का हमारे सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है उसके रिगार्डिंग ही है। ओके, तो आप क्या करना, सेक्शन 6 सेक्शन 7 ये दोनों भी अच्छे से प्रिपेयर करना। दोनों भी क्वेश्चन क्या है, इंटरलिंक्ड है। दोनों भी सेक्शन से हमारे वो डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। ओके, उसके साथ में हमारे पास में सेक्शन 8 भी है, स्पेशल एक्सेप्शंस में आते हैं। तो जब भी हम लोग सेक्शन 8 पढ़ेंगे तो 8 पढ़ने के पहले हमको सेक्शन 6 और सेक्शन 7 दोनों भी मेमोराइज करना ही होगा। तो हम लोग देखते हैं उसका क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम लोग ऑप्शन भी देखते हैं। देखो मेरे दोस्त, अभी आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना आप, कि दोबारा पढ़ो, समझो। आपने स्टडी किया है, आपने एलएलबी में 3 साल या 5 साल दिए हैं, आपने स्टडी किया है, तो आपने एक बार प्रूव कर चुके हो। ओके, फिर से आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जो नॉलेज है वो एकदम एक्सेलेंट नॉलेज है, थोड़ा सा फर्निश करने की जरूरत है वहां पे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ अ पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट सच प्रोसीडिंग इज सफरिंग फ्रॉम टू disabilities or where before his disability has ceased he is affected by another disability then एक पर्सन है वो दो एक साथ में वो दो डिसेबिलिटीज कैरी कर रहा है। नहीं तो एक डिसेबिलिटी खत्म होगी इमीडिएटली उसको दूसरी डिसेबिलिटी जो स्टार्ट होगी। ऐसे देखते कि कोई पर्सन क्या है, वो माइनर है, मेजर हो गया, एक मेजर होते ही वो अनसाउंड हो गया, तो एक डिसेबिलिटी से वो छूटा, कॉम्पोनेंट बना, उसके साथ में सेकंड डिसेबिलिटी ने उसको कैप्चर किया। तो वहां पे क्या होगा, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 और सेक्शन 7 दोनों भी एप्लीकेबल होते हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ही हैज इंस्टीट्यूटेड द सूट और मेक एन एप्लीकेशन आफ्टर सेसेशन ऑफ the first disability. B. After cessation of both disability. C. A and B above and D none of the above. तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर सेसेशन ऑफ बोथ डिसेबिलिटी, जब तक उसके दोनों भी डिसेबिलिटीज खत्म नहीं होती है तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, सूट है वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो, सूट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करना, मेरे ख्याल से सेक्शन 7 है वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेक्शन 7 किसके रिगार्डिंग है, सेक्शन 7 ये बोलता है कि एक से ज्यादा पर्सन को डिसेबिलिटीज है। ओके, जब तक कि उसके दोनों भी डिसेबिलिटीज है वो ठीक नहीं होते हैं। ओके, या एक डिसेबिलिटीज ठीक हो गई है, वो पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, ठीक होती है तो सूट फाइल कर सकता है। एक पर्सन हो सकता है कि बंडल ऑफ पर्सन है, एक से ज्यादा लोग है, एक से ज्यादा लोग में से जो पर्सन इंपॉर्टेंट है वो पर्सन क्यूअर हो गया, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव करके वो बाकी के पर्सन को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। जो सेक्शन 7 में दिया है। अब थोड़ा सा सेक्शन 7 है वो अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में आता है in case of section 6 when the disabilities continue till the death of the of a person, then अगर कोई भी पर्सन की डिसेबिलिटीज है, कब तक चली है वो डिसेबिलिटीज, पर्सन की मृत्यु तक चली है, तो क्या होगा। जो सेक्शन 6 है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 6 से आया है। ओके, सेक्शन 6 पहला ऑप्शन है, ही इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में इंस्टीट्यूटेड the suit or make an application within the same period of after the death. B. There is no rights to institute suit or make an application to the legal representative. D. Dependents and C. Dependents and D. None of the above. तो उसका ऑप्शन पहला ही है, ए ऑप्शन है, इतना क्या सोचना है। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो अच्छे से पढ़ लेना। लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारे सेक्शन 6 के सबसेक्शन 5 में दी है, अच्छे से पढ़ लेना। आप कोई भी घाई मत करना, जब पढ़ते हो तो अच्छे से शिद्दत से पढ़ो मेरे दोस्त। अभी आपको घाई करनी नहीं है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप घाई करोगे तो क्या होगा, आपको ये आपका मार्क्स है वो जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे सोच समझ के विचार करना। ओके,
उसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द अबव केस, दैट इज एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन to whom there was cause of action and who suffered from legal disabilities dies, and at the time of his death his legal representative also suffered from legal disabilities then। अरे वाह, मस्त क्वेश्चन दिया है। वो क्या बोला है कि कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटीज की वजह से डेथ होती है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी लीगल डिसेबल हो जाता है, तो क्या करेंगे भाई? ये क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन में दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम है एक्चुअली, फिर भी एक क्वेश्चन हमारे सामने है तो उसको डिस्कस करना जरूरी है। एक है प्रोसीडिंग में बी इनिशिएटेड आफ्टर one or consequential disabilities come to an end, b there is no right to the representative to initiate the proceedings, डी डिपेंडेंस एंड सी नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर एक है, शायद से ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद से ऑप्शन भी रिपीट हो गए, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन दूसरा है, ऑप्शन रिपीट हुए हैं तो उसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा, प्रोसीडिंग में बी इनिशिएटेड आफ्टर वन और कॉन्सिक्वेंटल डिसेबिलिटीज कम टू एन एंड। ओके, तो आप थोड़ा सा ये क्या करना, अच्छे से देख लो। ओके, उसके बाद में आ जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 6 अ माइनर मीन्स अ माइनर एज अ डिफेंड। ओके, तो माइनर किससे डिफेंड होता है? इन द इंडियन मेजोरिटी एक्ट इंक्लूड द चाइल्ड इन मदर वूम। दोनों भी ऑप्शन सही है, दोनों भी राइट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों भी आएगा। आप क्या करना, ऐसे जब क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो आपका जो आंसर है वो आंसर आपका प्रॉपर रहना चाहिए। ओके, तो आपने सोचना भी अच्छे से रहना चाहिए कि भाई ऐसे ठीक आंसर्स देते हैं, ऐसे ठीक आंसर आते हैं तो ये आंसर्स आपको बोनस पॉइंट देके जाते हैं। ओके, तो आप उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा सोचो। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ डिसेबिलिटीज of several persons having the cause of actions, then the provision are regulated by section 7 of the act, which involve the following relevant elements। ओके, तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चंस हमारा एकदम इजी वाला क्वेश्चंस है। ओके, ये क्वेश्चंस को भी हमको कुछ भी ऐसे दिक्कत में जाने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो हम लोग देखते हैं उसके ऑप्शंस के। ये पहले सेक्शन 7 को आप अच्छे से पढ़ लेना। ओके, सेक्शन 7 क्या कहता है, एक बार सेक्शन 7 अच्छे से, इसके पहले भी मैंने आपको सेक्शन 7 बताया तो अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डायरेक्टली पढ़ेंगे। वन ऑफ सेवरल पर्सन इज जॉइंट एंटाइटल्ड इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर execution of decree। B, such person is under any disabilities। C, any disabilities can given without the concurrence of such person। D, time will run against them all। E, if no such discharge can be given, then time will not run as against any of them until one of them became capable of giving such discharge without the concurrence of other or until the disabilities has been cancelled। ये पूरे के पूरे ऑप्शंस है वो राइट ऑप्शंस है। अगर आपने सेक्शन 7 अच्छे से पढ़ा है तो उसको ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 6 अच्छे से आप पढ़ ले, डायरेक्टली क्वेश्चन बेस है या सेक्शन बेस है ये। ओके, फॉर द पर्पस फॉर द प्रोविजंस एज टू सेक्शन 6 और सेक्शन 7 एज पर द डिसेबिलिटीज आर नॉट एप्लीकेबल टू। ओके, तो उसके ऑप्शंस है सूट ऑफ एनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्पशन। बी, extension of period more than 3 years from the cessation of the disability। C, the death of person affected by the disability and a period of more than 3 years therefrom। and D, all of the above। तो उसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन
सेक्शन 8 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आपको जैसे मैंने बोला था कि इसके पहले जब भी आप सेक्शन 8 पढ़ोगे तो सेक्शन 8 पढ़ने के पहले आपको सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है दोनों भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। स्पेशली सेक्शन 7 के जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रीअम्पशन ओके में लागू होता और लीगल डिसेबिलिटी में खत्म होने के बाद। तो प्रिजम्पशन में ये सेक्शन ये लिमिटेशन पीरियड लागू होता है और ये सेक्शन लीगल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग कब लागू होता है, जब लीगल डिसेबिलिटीज खत्म होने के बाद में। तो आप दोनों भी ऑप्शन उसके जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शन कैसे हैं, करेक्ट ऑप्शन है उसका, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वंस एट द स्टार्ट रनिंग नथिंग टू स्टॉप इट। ठीक है, आप उसका सेक्शन 26 क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सेक्शन 8 पढ़ो। ओके, सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टाइम स्टार्ट रनिंग अनदर स्टॉप इट। ओके, अगर देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन नंबर 9 से पूछा है। सेक्शन नंबर 9 क्या है, कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम दिया है सेक्शन 9, ये भूलना मत। ओके, एक बार पीरियड चालू हुआ तो वो कंटिन्यू ही चलता ही रहेगा, जो दिया है सेक्शन 9 में। ओके, फॉर एग्जांपल उसका क्रेडिट ऑफ लेटर है। ओके, क्रेडिट ऑफ लेटर जैसे आपने एडमिट किया, एडमिट करने के बाद में क्या होगा, एक्सक्लूसिव पीरियड वो चलता जाएगा। ये सेक्शन 9 है, एक बार अच्छे से पढ़ना। ओके, तो उसका जो ऑप्शन है वो फॉल्स रहेगा। वन टाइम स्टार्ट रनिंग नथिंग स्टॉप इट। ओके, एज अ एब्सोल्यूट रूल, ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है, वो स्टॉप हो सकता है। कब वो स्टॉप होगा, लेकिन वो डिसेबिलिटीज इनेबिलिटीज में स्टॉप होता है, लेकिन ओके तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, फॉल्स। ये ट्रू, ये स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो स्टॉप नहीं होता है। लेकिन अगर पर्सन डिसेबल हो गया, ओके फॉर एग्जांपल जैसे कि डेथ के रिगार्डिंग है, कोई भी एबल पर्सन है वो मर गया और उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है, वो माइनर है। ओके, मतलब वो डिसेबल है, लीगल डिसेबल है, तो उसका सूट है वो कंटिन्यूसली, टाइम है वो कंटिन्यूसली रन नहीं होगा। जब वो लीगल डिसेबल हो जाता है तो टाइम क्या होगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ये कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं, ये रूल है लेकिन वो एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इसकी वजह से उसका जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 9 of the act which related to continuous running of time is concerned with subsequent disabilities or subsequent inabilities both. Okay, which relevant to continuous running of time is concerned with। तो सेक्शन 9 किसके साथ में कंसर्न है, तो सेक्शन 9 है वो कंसर्न है डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग, वो कंसर्न है। तो एक बार थोड़ा सा सेक्शन 9 भी आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा whenever there is a 3 years period of prescribed of institution of suit and suit is of such a nature that the notice under section 18 of a civil procedure code is necessary, then the limitation would be okay 3 years from the date of causing of action। B है 3 years and 2 months of the date of causing of action। सी इधर ए और बी और डी नन ऑफ द अबव। ये एकदम सेक्शन 18 है, एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है। जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन होगा उसी दिन से आपका क्या होगा, क्लेम स्टार्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो उसका आंसर यही आएगा। ओके, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, sued against the trustee or their representative are regulated by। ओके, तो आपको उसके रिगार्डिंग क्या करना है, आपको ये सब कुछ पता रहना चाहिए। ट्रस्टी का और ट्रस्ट का कहाँ पे दिया है, तो सेक्शन 10 में दिया है। ओके, सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये सेक्शन 10 में दिया वाला ये है। सेक्शन 10 सेक्शन 11 में दिया है आउटसाइड टेरिटरी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है भारत के बाहर, ओके और वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक उनके लॉ से एनफोर्स होने वाला है, तो वहां पे लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, जो सेक्शन 11 में दिया है। ओके, सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 हमारा जो है
ये जजमेंट कॉपी है, लीगल प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग बोलता है, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग में एक्सक्लूजन उसके रिगार्डिंग बोलता है। भाई एक्सक्लूजन में कोई भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ पे लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? सेक्शन 11 में लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, सेक्शन 12 में भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता कुछ हद तक। भाई कोई भी जजमेंट का कॉपी लेने में, ओके, अगर डिले होता है जजमेंट का कॉपी वगैरह लेने में, कि कोई ऑर्डर का कॉपी लेने में, तो वहां तक हमारा लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाता है। ओके, तो सेक्शन 12 में दिया है। तो लेकिन सेक्शन 11 स्पेसिफिकली मुझे ऐसे लगता है कि सेक्शन 11 है वो लिमिटेशन पीरियड एक्ट को एप्लीकेबल नहीं होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। आप थोड़ा सा क्या करना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, क्यों है आउटसाइड द टेरिटरी बोला है? आउटसाइड द टेरिटरी का मतलब यहाँ पे भारत के बाहर होता है। ओके, सेक्शन 11 में, लेकिन उसका ऑप्शन सेक्शन 10 है, आंसर सेक्शन 10 है ये क्वेश्चन का, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। सेक्शन लेकिन लेकिन वहां पे जो सेक्शन दिए उसके बारे में हम लोग बात करें। सेक्शन 10 ये किसके रिगार्डिंग है? ट्रस्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव के रिगार्डिंग है। सेक्शन 11 ये आउटसाइड टेरिटरी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है, और सेक्शन 12 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। टाइम एक्सक्लूड कब होगा लीगल प्रोसीडिंग का, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। हम लोगों ने छोटा सा डिस्कशन उसके रिगार्डिंग किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट अगेंस्ट ट्रस्टी द रिलेवेंट प्रोविजन इन्वॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ओके, अब क्या है ना, स्कैनिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनो। ओके, द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन अ ट्रस्टी फॉर स्पेशल पर्पस, बी proceeds of property are with the trustee, c for the accounts of such property or proceeds, d suit shall not barred by any length of time। तो उस और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबोव। ओके, तो अगर हम लोग सेक्शन 10 पढ़ते हैं तो सेक्शन 10 में ऑल ऑफ द एबोव ही उसका आंसर आएगा। ओके, तो सेक्शन 10 आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सेक्शन 10 को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना है, ट्रस्टी रिप्रेजेंटेटिव के रिगार्डिंग है। ध्यान रखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, कान में मस्त एयरफोन लगाओ, एयरफोन लगा के सुनो मेरे भाइयों। थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ये कवर हो जाएगा आपका पूरा लिमिटेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट relating to suit against trustee provides for a general rules that suit shall not be barred by any length of time when such a suit is against a a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose, b any legal representative of the trustee, c against his assigns not being assigned for valuable consideration and all of the above। तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबोव ही आएगा। मैंने अच्छे से पढ़ा है, आप भी अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरीज टू whom the Limitation Act 1963 extends on contract entered into the state of Jammu and Kashmir or any or in अ फॉरेन कंट्री। ये सेक्शन 11, इसके पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेक्शन 11, सूट शैल नॉट सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेंट इन द एक्ट। तो उसका मतलब ही ये लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन एक्ट है, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, और वो देश के देश में कोई प्रॉपरली डिफेंस दिया है तो वो उसके लिए लागू नहीं होगा। ओके, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बार्ड होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट एंड जब होता है उसके साथ में लिमिटेशन पीरियड भी खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म मतलब लिमिटेशन पीरियड भी खत्म, फॉरेन कंट्री का भी खत्म हो जाता है, जो सेक्शन 11 में प्रॉपरली दिया है, एक बार पढ़ लेना। ओके, तो उसका ऑप्शन आएगा ए, सूट शैल बी सब्जेक्ट टू रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेंट इन द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 12, सेक्शन 12 इन द एक्ट 1963 प्रोवाइड्स फॉर इंक्लूजन ऑफ द टाइम in legal proceedings is computing the period of limitation for any suit, appeal or application the day from which such
a period is to be recorded. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन एक है shall be include, बी shall be exclude, डी depends एंड डी नन ऑफ द अबव। तो उसका ऑप्शन बी आएगा shall be excluded। तो ये ऑप्शन क्यों बी आएगा? तो जब भी आप सेक्शन पढ़ोगे ना तो सेक्शन में ही प्रॉपरली दिया है। ओके, सेक्शन में जैसे प्रॉपरली दिया तो आपको क्या करना है, वो अच्छे से पढ़ना है। ओके, उसके बाद में एक नया क्वेश्चन आता है, इन कंपाउंडिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील एंड एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ अपील फॉर रिवीजन और रिव्यू ऑफ अ जजमेंट। ठीक है, अब उसके रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग आपको जो सेक्शन है वो सेक्शन 12 अच्छे से पढ़ो। ओके, ऑप्शन देखते हैं हम लोग, द डे ऑन विच जजमेंट कंसर्न वाज प्रोनाउंस एज टू बी एक्सक्लूडेड, बी द टाइम requires for outstanding obtaining a copy of the decree, sentence or order subject to revision or review shall be excluded, सी ए और बी अबो और नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे उसका जो ऑप्शन है ओके वो आएगा सी, ए एंड बी अबो। सेक्शन 12 में दोनों भी चीज आएगी। सेक्शन 12 किसके रिगार्डिंग, पहले ये देख लेना, सेक्शन 12 किसके रिगार्डिंग है? लीगल प्रोसीडिंग में ऑर्डर और जजमेंट का कॉपी लेने में अगर टाइम लगता है ओके वो टाइम वहां पे एक्सक्लूड होगा। ओके, जैसे कि 6 महीने का पीरियड दिया है। ओके, तो 6 महीने का पीरियड में जो लीगल जजमेंट का कॉपी पार्टी को मिलने से, कोर्ट के द्वारा पार्टी को मिलने से 1 महीना लेट हुआ है तो उसका जो पीरियड है आगे 1 महीना एक्सटेंड होगा। ओके, वही दिया है हमारे सेक्शन नंबर 12 में। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ये करना, मेमोराइज करना। तो यहाँ पे थक मत जाना मेरे माय डियर स्टूडेंट, थको मत। अगर आप यहाँ पे थकोगे ना ओके, यहाँ पे अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं तो भी अकेला पड़ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे अकेला पड़ा यहाँ पे थकने की संभावना ज्यादा है। अगर हम लोग मिलके साथ चलेंगे ना ओके तो ये हम लोग थकेंगे नहीं और नहीं मैं आपको थकने दूंगा। अगर मैं अकेला चला तो यहाँ पे थकने की संभावना है बहुत ज्यादा है। तो आप मेरे साथ रहो। ये जितने भी मंजिल अचीव करनी है हम लोग साथ में अचीव, ये मंजिल है हमारी, अचीव करेंगे। ओके, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये आ, एक बात है कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी है तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान को, जान का हो दान, एक धनुष के बाण को उतार दो, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो सर्वशक्ति मान है। ये मोटिवेटेड लाइन्स है। ओके, तो यहाँ पे कैसे है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों का झुंड, आज जंग की घड़ी तुम गुहार दो। भाई आप में आज की जो घड़ी है वो जंग की घड़ी है आपके लिए, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का प्रिपरेशन करना है, एग्जाम है, एग्जाम में क्वालिफाइड करना है, ये जंग की घड़ी है आपके लिए। तो क्या करना है, ये जंग की घड़ी में जैसे एक योद्धा लड़ता है ना निडर होके, वैसे ही आपको जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है का एग्जाम है उसके साथ में एक निडर योद्धा होके लड़ना है। ओके, और विजय प्राप्त करनी है उनके जेएमएफसी के ऊपर में। ओके, तो ये बात मेरी ध्यान में रखना आप हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग केसेस द डे ऑन विच जजमेंट ऑफ प्रोनाउंस is to be exclusion from the computing of a period of limitation। ओके, उसके रिगार्डिंग क्या आ गया भैया? ओके, उसके रिगार्डिंग है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2।
ओके, जो कंप्यूटिंग पीरियड है, मैंने आपको इसके पहले ये अच्छे से सेक्शन पढ़ के बताया था। ओके, नहीं बताया था तो आप पढ़ लेना अच्छे से मस्ती में। ओके, तो उसके रिगार्डिंग अपील है, ऑप्शन देखते हैं। अपील, एन एप्लीकेशन फॉर लीव्स ऑफ अपील, रिवीजन, डी रिव्यू और ऑल ऑफ द अबो। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में ऑल ऑफ द अबो दिया है। ओके, तो उसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द रिवीजन और रिव्यू ऑफ डिग्री और ऑर्डर ऑफ पीरियड requisite for obtaining a copy of judgment shall also be excluded such an additional period as। जो सेक्शन 12 में ये क्लियर कट दिया है सेक्शन 12 के रिगार्डिंग। ओके, तो आप थोड़ा सा सेक्शन 12 को अच्छे से पढ़ ही लो, उसके 4 सबसेक्शन है वो अच्छे से पढ़ लेना। ओके, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। एनी टाइम टेकन बाय अ कोर्ट ऑफ प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फॉर अ कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल आल्सो बी एक्सक्लूडेड। बी, एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट to appear the decree or order before the application for a copy thereof is made shall not be excluded। C, minimum period। D, none of the above। तो उसका ऑप्शन आएगा बी, any time taken by the court to prepare the decree or order before the application of copy therefore it is made shall not excluded। the option उसका बी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट और अपील इन एनी केस वेयर अ एप्लीकेशन एज अ पाउपर is concerned then section 13 provides the relevant elements as। तो यहाँ पे पाउपर का मतलब होता है गरीब। ओके, यहाँ पे जो पाउपर है, जो पाउपर जो हमको दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे ऑर्डर 33 सीपीसी के वहां पे पाउपर दिया। पाउपर का मतलब क्या है? गरीब व्यक्ति। ओके, गरीब व्यक्ति जिसके पास में सूट फाइल करने के पैसे नहीं होते या कोर्ट में कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं होते हैं, उसके वजह से अगर वो डिले होता है तो उसका टाइम क्या होगा? एक्सक्लूड करके मिलेगा। तो ये पाउपर के रिगार्डिंग सेक्शन 13 में दिया है। सेक्शन 13 में सीपीसी लिमिटेशन के दिया है और ऑर्डर 33 में सीपीसी के दिए है। ये दोनों भी क्या करना, आप थोड़े से इंटरलिंक करके पढ़ो। ओके, और उसका ऑप्शन है देखते हैं, रिजेक्शन ऑफ सच एन एप्लीकेशन फॉर लेवल। B, the time during which the application has been prosecuting such application in good faith। C, such period shall excluded। D, if the application pays the court fees prescribed for such a suit or appeal। E, such suit or appeal to be deemed to be instituted with a retrospective effect। और F, all of the above are relevant factors। तो उसका ऑप्शन लास्ट आएगा, all of the above relevant factor। तो सेक्शन 13 यहाँ पे अच्छे से और मस्ती के साथ पढ़ना है। यहाँ पे एक नया वर्ड भी यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव दिया है, वो भी वर्ड के ऊपर में थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, हो सकता है उसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू आए। ओके, तो सेक्शन 13 ये अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 13 ये पावर के रिगार्डिंग है। ओके, तो एक बार सेक्शन 13 आगे जाने से पहले 1 मिनट रुको, वीडियोस पॉज करना, डायरेक्ट निकलो और सेक्शन 13 अच्छे से पढ़ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन एक्सक्लूजन ऑफ अ टाइम इन permitted subject to following factors। ऑप्शन देखते हैं, suit has been instituted in the court having no jurisdiction or a defense in jurisdictions। B, the plaintiff was prosecuting such proceeding with due diligence। C, proceeding relates to same matter in issue। और डी, ऑल ऑफ द अबो। तो उसका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबो। उसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द कंप्यूटेशन
of period of limitation for any suit or applications for exclusion of decree, the institution of the exclusion or of which has been stated in injunction or order, then the computing such a period following period shall be excluded. तो ये हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी दिया है, सीपीसी में दिया है. हम लोग उसके ऑप्शंस देखते हैं. द डे ऑन विच ऑर्डर was made, B period during which the order of injunction continue, C the day on which the order was withdraw. तो उसके ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा और लॉजिक ये लगता है डे ऑन विच द ऑर्डर वाज मेड, राइट है. द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन कंटिन्यू, एकदम राइट. द डे ऑन विच द ऑर्डर वाज विड्रॉन, ये भी राइट है. तो ऑल ऑफ द उसका आंसर आएगा. तो आप उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, हमारे कुछ सेक्शंस है, वो भी सेक्शंस थोड़े से पढ़ के जाना. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेनेवर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट occurs to a period and such a person dies before such an occurrence, then a period of limitation shall be compute from. ओके, तो ये सेक्शन 16 में दिया है. यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके ये क्वेश्चन एमसीक्यू छोड़ने लिखने के पहले मैंने पूरा बेरेट का स्टडी किया है. ओके, एक्यूरल मतलब क्या है, इंक्रीज ऑफ समथिंग ओवर टाइम, उसको हम लोग एक्यूरल बोलते हैं. तो ये किसके रिगार्डिंग होता है, ये प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ की डेथ होती है. ओके, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेजर नहीं होते, तब तक ये सूट क्या होगा, एक्सक्लूड होगा. ओके, तो यहाँ पे एक इट इज अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज भी हम लोग बोल सकते हैं. एक पर्सन की डेथ होती है और जिस पर्सन की डेथ होती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है. ओके, वो क्या है, वो डिसेबल है. ओके, या कहीं ना कहीं तो भी वो माइनर है, उसके रिगार्डिंग ये हमारा सेक्शन 16 है. तो अब ये सेक्शन 16 अच्छे से पढ़ना, वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर से आया है. इसके पहले हम लोगों ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस किया था. तो आपको ये देखना है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमने कौन से सेक्शन में डिस्कस किया था. सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटीज है, वहां पर डिस्कस किया था. सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 में. ओके, और वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम लोग सेक्शन 16 में भी डिस्कस कर रहे थे. दोनों भी सेक्शंस अब इंटरलिंक करते हुए आगे बढ़ना है आपको. ओके, तो अगर आपने नहीं भी बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ा तो यहाँ पे आपका बेयर एक्ट कवर भी हो जाएगा. ओके, तो उसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग. ऑप्शन तो देखे हैं शायद से, नहीं भी फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन ही देख लेते हैं फिर से. व्हेन अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट अक्यूरल टू अ पर्सन एंड सच अ पर्सन डाइज बिफोर such an occurrence, then a period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of deceased capable of instituting such a suit or making or such application. एकदम यही राइट्स है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमको. ओके, ये पहला ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, whenever a fraud has been committed, then a institution of such a suit, the period of limitation shall begin. अब किसी भी पर्सन के साथ में फ्रॉड होता है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है. तो उसके रिगार्डिंग वो कहां से स्टार्ट होता है, तो आप क्या करना, सेक्शन 17 है, फ्रॉड एंड मिस्टेक्स है, वो पढ़ लेना, मस्ती से पढ़ लो सेक्शन 17. ओके, तो ऑप्शन देखते हैं. व्हेन द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज डिस्कवर द फ्रॉड, बी, यही ऑप्शन सही है. जिस दिन उनको फ्रॉड के बारे में पता चला उसी दिन से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा. आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं. फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉड इरिस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज ऑफ द प्लेन, बी इधर ए और बी और डी नन ऑफ द अबोव. ओके, तो जहां तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 17 की, तो पहला ऑप्शन है वो प्रॉपर ऑप्शन है, पहला ये ऑप्शन वहां पे आएगा. ओके, हाँ, तो यहाँ पे ये दिया है कि जिस दिन फ्रॉड डिस्कवर हो गया है, मालूम हुआ, उसी दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा. ओके,
तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में भी आप अच्छे से देख लो और पढ़ लो ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ सूट और एप्लीकेशन बेस्ड ऑन मिस्टेक, इफ द प्लेंटिफ intends to take up any action, the period of limitation shall not commence। ओके, तो ये ऑप्शन है उसके, until the plaintiff with due diligence discovered the mistake, B from the date of mistakes irrespective of discovery of mistakes, C either A और B, और D none of the above। तो यहाँ पे जो इसके पहले ही का जो अगर हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था ना, सेक्शन 17 इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक, तो उसी का ही ये क्या है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे until the plaintiff with due diligence discover the mistake, ओके, जब तक वो प्लेंटिफ है वो मिस्टेक को डिस्कवर नहीं करता है उस दिन, तब तक उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट नहीं होगा, जो कि हमारे सेक्शन 17 में वहां पे मेंशन है। ओके, तो आप दोनों भी थोड़े से सेक्शन 17 भी क्या है अच्छे से पढ़ लो, ये छोटे सेक्शन से आप उसको नजरअंदाज मत करना। उसके बाद में आते हैं 44, इन केस ऑफ द एनी लाइबिलिटीज देयर वेयर देयर इन knowledge of writing, okay, then there is such fresh period of limitation regulated by section 18 of the act, such involve following ingredients। अब यहाँ पे अब कैसे है ना, दिख नहीं रहा है ऑप्शंस, पढ़ता हूँ फिर भी मैं आपके लिए। there is the liability in respect of any property or right, B the period of limitation has start in respect of such cause, C person against whom the persons though whom title has been derived, D acknowledgement in writing signed by the parties or signed by any person through whom the derived title, fresh period of limitation shall be computed from the date of acknowledgement or all of the above। उसका ऑप्शन all of the above आएगा। ओके, जो हमारे सेक्शन 18 में दिया है। ओके, तो सेक्शन 18 अच्छे से आप पढ़ लेना। ओके, जब भी आप सेक्शन 18 पढ़ोगे ना, तो उसके साथ में आप सेक्शन 19 भी पढ़ लेना। सेक्शन 19 क्या है, इफेक्ट्स ऑफ पेमेंट ऑफ ऑन अकाउंट्स ऑफ डेब्ट और इफ इंटरेस्ट ऑन लिगेसी। इसका मतलब क्या है, जो सेक्शन डेब्ट का में है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो स्टैंडर्ड नहीं रहता है। भाई किसी पर्सन ने लोन दिया या लोन पे करने का प्रॉमिस किया, उस दिन से ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड होते जाता है। तो हमारा सेक्शन 18 और सेक्शन 19 दोनों भी सेक्शन एक साथ में आपको पढ़ना है। सेक्शन 19 ये मनी पेएबल के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डेब्ट और इंटरेस्ट और लेगेसी इज मेड बिफोर द प्रिस्क्राइब पीरियड बाय द पीरियड liable to pay the debt or legacy or by his agent duly appointed in his behalf then। ओके, जो सेक्शन 18 में दिया है तो उसके ऑप्शन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां पे मैं देख पा रहा हूं, द फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड, यही आएगा जो हम लोगों ने सेक्शन 18 में क्लियर कर दिया है। तो सेक्शन 18 और सेक्शन 19 आपको साथ में पढ़ना है। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 19 द लिमिटेशन पीरियड एक्ट, द लिमिटेशन एक्ट 1963 द टर्म डेट द इंक्लूड्स मनी पेएबल अंडर द डिक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। एब्सोल्युटली बाकी के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, बी में डज नॉट इंक्लूड दिया है, डी में डिपेंडेंस नन ऑफ द अबव, तो पहला ही ऑप्शन राइट है। फॉर द पर्पज ऑफ लीगल एंड इफेक्टिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट, इट इज नॉट merely by the person who is liable to make the payment, but it is also another person। section 18 and 19 of the act refer to expression agent duly authorized in the behalf, in this behalf, such a terms excluded। सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 पढ़ लेना यहाँ पे। सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 जो हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस नहीं किया था और आपने पढ़ा रहेगा, अगर मैं हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया तो भी ये सेक्शन 20 किसके रिगार्डिंग मैं इन शॉर्ट में बोल देता हूँ, उसके बाद में हम लोग ऑप्शंस देखेंगे उसके। सेक्शन 20 है पेमेंट करने वाले को व्यक्ति को सेक्शन 18 और 19 में
सेक्शन 20 है, सेक्शन 18 और 19 जब भी आप पढ़ते हो तो हमको क्या करना है, 18 और 19 के बाद में हमको सेक्शन 20 है, ओके, वो भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, अगर हम लोग सेक्शन 20 अच्छे से पढ़ते हैं तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग है, ओके, अदर पर्सन के उसके रिगार्डिंग आइडियाज आ जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, लॉफुल गार्डियन ऑफ सच पर्सन, बी एन एजेंट ड्यूली ऑथराइज बाय एन गार्डियन, सी बोथ ए एंड बी। तो उसका ऑप्शन सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। तो वहां पे जब पेमेंट का डिसेबिलिटी बात आती है उस गार्डियन या उसके एजेंट एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, ओके, अगर वो पर्सन डिसेबल्ड है या लॉफुल गार्डियन वहां पे अपॉइंट किया है तो, ओके। आई एम, उसके बाद में आता है, वेनेवर आफ्टर institution of suit new a plaintiff or defendant is institute of added the suit regards them, suit regards him is, ऑप्शन देखते हैं, deemed to have been instituted from the date of until originally instituted, B deemed to have been instituted when he was made a party, either A or B or none of the above। तो उसका ऑप्शन बी है, instituted when he was made a पार्टी। उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो बढ़ेगा अगर वहां पे कोई नया प्लेंटिफ और नया डिफेंडेंट है वो ऐड होता है तो, ओके, नया वादी और प्रतिवादी अगर ज्वाइन होता है तो टाइम लिमिट है, ओके। उसके जैसे ही वो ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होने के बाद में वो टाइम लिमिट है वो फ्रेश चालू होता है, ओके। जो उसका इफेक्ट्स है, ये सेक्शन का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स है। कौन सा सेक्शन का? सेक्शन 21 का, जो ये क्वेश्चन सेक्शन 21 के रिगार्डिंग, तो ये सेक्शन 21 का जो सेक्शन 21 है वो मेरे ख्याल से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स देने वाला है, ओके। और हमको ये क्वेश्चन से और उसके आंसर से भी पता चलता है, ओके। तो आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द कंटिन्यूइंग ब्रीच to contract or tort, the period of limitation is regulated by a principle। यहाँ पे ऑप्शन ए है, limitation is to be computed from the beginning of breach of contract or commencement of tort, b fresh period of limitation being at every moment by the time during which breach of tort continue, either A or B or D, नॉन ऑफ द अबो। तो सेक्शन 22 में अगर हम लोग, मैंने पढ़ा है सेक्शन 22, तो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर बताने के पहले। सेक्शन 22 ये कहता है, जब जब नया ब्रीच होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है नया स्टार्ट होता है, ओके। कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ टॉट, कंटिन्यूइंग ब्रीच ऑफ ब्रीचेस और टॉट है, ब्रीच कंटिन्यूइंग ब्रीच किसके रिगार्डिंग है? कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग होता है, ब्रीच टॉट के रिगार्डिंग होता है। इसका मतलब ये है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बार बार टूटता है तो नया लिमिटेशन पीरियड वही टाइम से स्टार्ट होगा जो हमारे सेक्शन 22 में दिया है, ओके। तो उसका जो ऑप्शन है, ओके, उसका ऑप्शन रहेगा बी, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बीइंग every moment of the time during which the breach or the tort continue। जिस दिन से उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है और जिस दिन से टॉर्ट टूटता है उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो फिर से इंस्टीट्यूट हो जाता है, ओके। ये उसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स क्या है एक बार थोड़ा सा आप देख लेना, ओके। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ द एक्वाइजेशन ऑफ इजमेंट बाय प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 25 और 25 द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर रिलेवेंट, ओके। तो ये इजमेंट है, इजमेंट मतलब ये सूखाचार एक्ट है, इजमेंट एक्ट है, उसके रिगार्डिंग है, ओके। तो ये इजमेंट, जब भी ये सेक्शन पढ़ोगे आप तो सेक्शन के बारे में बात करते हैं। पता नहीं मुझे आपको ये दिख रहा है या आपको नहीं दिख रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा शाश्वत नहीं हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेक्शन 25 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 25 में लाइट एंड एयर दिया है, लाइट एंड एयर
आप यूज करोगे पीसफुली इंजॉयमेंट 20 ईयर्स तक, एंड वेज एंड वाटर है ओपनली एंड पीसफुल इंजॉयमेंट 20 ईयर दिया है। तो यहाँ पे एक बार देखना कि लाइट एंड एयर में पीसफुल इंजॉयमेंट दिया है, एंड वेज एंड वाटर में ओपनली पीसफुल इंजॉयमेंट दिया है। आप ये याद रखना कि उसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आया ना तो आप क्या चक्रम में पड़ जाओगे। ओके, कहाँ पे ओपनली दिया है, तो कहाँ पे ओपनली दिया है, वेज एंड वाटर में ओपनली दिया है। ओके, कहाँ पे ओपनली नहीं दिया है, वाटर एंड एयर में ओपनली नहीं दिया है। और कितने ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, वो 25 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरप्शन। ओके, और वहां पे पीसफुल इंजॉयमेंट चाहिए, वही वो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है तो उसका ईयर 30 हो जाता है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन से पूरे खत्म हो गए। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन आप ने इंजॉय किया है। अब पूरे सेक्शन जैसे मैंने बताया वो सेक्शंस है, जहां तक सेक्शन 25 तक मैंने पूरे सेक्शंस को कवर किया है और पूरे सेक्शन के ऊपर में एमसीक्यू भी आया, आप ध्यान से पढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच।